बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर का टाइटल है बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करती है। फिजियोलॉजी को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री को समझना जरूरी है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली हो रहे होते हैं बॉडी के हर प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मसल कंट्रैक्शन है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में वाटर, साल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स और बेसिस आते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर चार तरह के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। सेल की कॉम्पोजिशन देखें तो चाहे कोई बैक्टीरिया का सेल हो या कोई मैमल का सेल हो, तो सबके अंदर कंपोनेंट्स तकरीबन एक जैसे हैं, मिकदार भी एक जैसी है रफली। पानी सबसे ज्यादा पाया जाता है तकरीबन 70%। फिर प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा मिकदार में प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो बॉडी का 15% है। उसके मुकाबले में दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 3% हैं, लिपिड्स और डीएनए 2%, 1% हैं और थोड़ी सी मिकदार में आयंस वगैरह मौजूद हैं। तो सबसे ज्यादा वाटर और प्रोटीन्स हमारे सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। फिर मेटाबॉलिज्म हमने बात की थी कि पूरे केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, क्यों हो रहे होते हैं कि बॉडी ने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें लेनी है और फिर उनको अपनी बॉडी का पार्ट बनाना है। ठीक है, आपने एनवायरनमेंट से फूड लेनी है, आपने प्रोटीन खानी है और उससे आपने अपने मसल्स बनाने हैं, आपने कैल्शियम दूध में पीना है, उससे अपनी हड्डियां बनानी है। तो एनवायरनमेंट से बहुत कुछ लेना है और उससे अपनी बॉडी बनानी होती है। तो उसके लिए फिर बहुत सारे एक तो सब्सटेंसेस चाहिए और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चाहिए जिनसे वो चीजें आपकी बॉडी का पार्ट बन सकती हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस बड़ी तरतीब के साथ बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे होते हैं। इन सब को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म में बड़े सब्सटेंसेस टूट कर छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे रेस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। उसके मुकाबले में एनाबॉलिज्म ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें स्मॉल सब्सटेंसेस जुड़कर बड़ी चीजें बनाते हैं। मिसाल के तौर पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दौरान मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन की हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। कार्बन बेसिक एलिमेंट है लाइफ का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। कार्बन की अपनी बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से वो लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां तक कि हम दूसरे सितारों, सैयारों के ऊपर जब लाइफ ढूंढते हैं तो वहां पर हम कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स ढूंढ रहे होते हैं कि अगर वो हमें मिल जाएं तो मोस्ट प्रोबेबली हमें वहां पे लाइफ के निशानात मिल जाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए से। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स की, जिनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। मीथेन फॉर एग्जांपल आपने देखी हुई है, तो उसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिनमें से एनर्जी निकलती है और आप खाना पकाते हैं। कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। टेट्रावेलेंट का मतलब है कि इसकी 4 वैलेंसियां हैं, तो ये 4 मुख्तलिफ तरह के एटम्स के साथ जुड़ सकता है। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस के साथ जुड़ सकता है। बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स बना सकता है। मिसाल के तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी स्टोरेज में। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में जोड़ने में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट हैं पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्म में जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ जुड़ के मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स और फिर उससे आगे मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं। तो इनमें से कुछ हमारे लिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तकरीबन इतने अनस्टेबल होते हैं कि उनको तोड़ा जा सके और उनमें से एनर्जी निकाली जा सके। मिसाल के तौर पे एटीपी है तो वो वक्ती तौर पे सेल को जहां भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फिर यही माइक्रो मॉलिक्यूल्स जुड़कर मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की आप लंबी लंबी चेन्स या रिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, मतलब वही छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, रिंग्स वगैरह बना सकते हैं। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिसाल के तौर पे सेलुलोज, फैट्स और प्रोटीन्स अमूमन सॉल्युबल नहीं होती और इस वजह से बॉडी में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या दीवारें या बैरियर्स बनाने में इन्वॉल्व होती हैं या एनर्जी की लॉन्ग टर्म स्टोरेज में हेल्प करती हैं। फिर हमने बात की थी पानी की इंपॉर्टेंस की। पानी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ लाइफ है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तमाम केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली पानी में हो रहे होते हैं।
सबसे ज्यादा अबंडेंट केमिकल कंपाउंड है हमारी बॉडी में, 65 से 89% तक पानी हो सकता है। मुख्तलिफ टिश्यूज में मिकदार मुख्तलिफ होती है। बोन्स जो बिल्कुल ड्राई लगती हैं उनके अंदर भी 20% पानी है, जबकि ब्रेन सेल्स के अंदर 85% तक पानी हो सकता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर हो रहे होते हैं, और पानी बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व भी होता है। मिसाल के तौर पे फूड को जब आप डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही होती है, तो वो एक्चुअली वहां पर पानी उस मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो रहा होता है बजाते खुद। फिर कई केमिकल रिएक्शन में रॉ मटेरियल के तौर पे इन्वॉल्व होता है, मसलन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं तो वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं। पानी की खास प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ये एक पोलर सब्सटेंस है, जिसकी वजह से ये पोलर सब्सटेंसेस को बड़ी अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लेता है। मिसाल के तौर पे आयोनिक सब्सटेंसेस हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो सकते हैं, और फिर ये पानी के साथ अट्रैक्शन की वजह से अंदर ही तैरते रहते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं, अलग नहीं हो सकते। उसके मुकाबले में बहुत सारे नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जिनके आयंस नहीं बनते लेकिन उनके अंदर पोलर ग्रुप्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है तो वो भी पानी के अंदर तैरता रह सकता है, डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है पानी के अंदर। पानी के अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स मुसलसल मूवमेंट में होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सॉल्यूशन बना दिया तो अंदर जो चीजें डिसॉल्व की हैं वो पानी में एक जगह पे रुकी नहीं रहेंगी, बल्कि मुसलसल मूव कर रही होंगी। इस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, और उस चक्कर में वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, और उस वजह से फिर केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। तो पानी के फिर सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पानी की मौजूदगी में होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स जो केमिकल रिएक्शंस कैटलाइज करते हैं वो पानी के अंदर रहकर सॉल्युबल फॉर्म में ही कैटलाइज कर रहे होते हैं। फिर उसके मुकाबले में नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं तो वो पानी के साथ नहीं मिलते, वो इनसॉल्युबल होते हैं। इनको हम कहते हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं, यानी पानी से डरते हैं, तो ये बैरियर्स बनाने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पे चिकनाई है तो आपने सालन देखा हुआ है, वो चिकनाई उसके ऊपर तैरती है, साथ मिक्स नहीं होती, तो वो चिकनाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैरियर्स, मसलन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। पानी की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इस वजह से टेम्परेचर आसानी के साथ तब्दील नहीं होने देता, जिस भी चीज में पड़ा हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 क्या है, दूसरे सब्सटेंसेस की, दूसरे लिक्विड्स की इससे कम होगी। तो डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 ग्राम पानी को 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करना है, आपने हीट करना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है, और ये दूसरे लिक्विड्स की निस्बत बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और पानी को गर्म करने के लिए उन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है। उन बहुत सारे बॉन्ड्स को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। तो इस वजह से पानी टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है, कि पानी को गर्म करते रहें तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इस वजह से बॉडी के अंदर जो पानी है, हम एक बड़े से गुब्बारे हैं जो पानी से भरा हुआ है, और इस वजह से जब हमारी बॉडी को हीट अप किया जाता है तो वो जल्दी गर्म नहीं होती, या अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहा है तो पानी का टेम्परेचर आसानी से चेंज नहीं होता, तो इस वजह से उस ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन है, कि पानी के मॉलिक्यूल्स जब वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाते हैं, और इस वजह से फिर जब पानी उड़ता है तो वो बाकी पानी को ठंडा कर देता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी की इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है, 574 किलो कैलोरीज पर केजी। 1 किलोग्राम पानी को उड़ाने के लिए 574 किलो कैलोरीज चाहिए, जो बहुत ज्यादा है। अब ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हीट को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, कि हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, तो वो एक्स्ट्रा हीट को पसीने वगैरह के मॉलिक्यूल्स लेकर चले जाते हैं, या प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, पानी उड़ रहा होता है पत्तों से, तो उसकी वजह से पौधे ठंडे रहते हैं, या जानवरों के अंदर पर्सपायरेशन है कि वो मुंह खोलकर हाँफते हैं, सांस लेते हैं, तो उसकी वजह से वो ठंडे रहते हैं। 2 ml पानी अगर उड़ जाए तो बाकी के 998 ml पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। फिर पानी आयोनाइज भी हो सकता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कि दोनों मिलके वापस पानी भी बना लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, कि दोनों तरफ रिएक्शन इक्वल तादाद में बन हो रहा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की तादाद 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर होती है। ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे जहां पे एसिड चाहिए हो वहां पे H पॉजिटिव इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जहां बेस चाहिए हो वहां पर OH नेगेटिव इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और फिर वो एसिड या बेस के तौर पे बॉडी में काम करते हैं। पानी की एक और प्रॉपर्टी ये है कि बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है,
फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और मिसाल के तौर पे आंखों में फिर मुसलसल आंसू मौजूद रहते हैं जो फ्रिक्शन को रोकते हैं। इसी तरह हमारे जॉइंट्स के अंदर, तमाम जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है। इसी तरह हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अराउंड पानी का एक कुशन बना हुआ होता है जो झटकों वगैरह से हमें बचाता है। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स 4 तरह के हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में पाए जाने वाले बहुत अबंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और सेल के तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लकड़ी में सेलुलोज, कॉटन, सेलुलोज देखी हुई है, लकड़ी में कॉटन की फॉर्म में या पेपर की फॉर्म में। इसी तरह स्टार्च देखा हुआ है दालों वगैरह में, गंदुम चने के अंदर और ट्यूबर्स के अंदर, आलूओं के अंदर। इसी तरह शुगर केन देखी हुई है और मिल्क शुगर देखी हुई है जो आपके गन्ने से और दूध में से निकलती है। अच्छा, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर सेल वाल बनाने में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे फंक्शनल रोल्स भी प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी में। लफ्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रेटेड कार्बन्स है। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो इस मॉलिक्यूल में वही है जो पानी के अंदर है, यानी कि हर ऑक्सीजन के बदले में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। जनरल फार्मूला है CxH2OY। तो X 3 से लेकर कई हजार तक का नंबर हो सकता है और Y सेम 3 भी हो सकता है या कोई और नंबर भी हो सकता है। केमिकली बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि बहुत सारे OH ग्रुप होंगे और एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब ये है कि बहुत सारे OH ग्रुप होंगे और एक कीटोन ग्रुप होगा। या ऐसे केमिकल्स जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कहते हैं पानी की एडिशन के साथ किसी चीज की ब्रेक डाउन करने को। कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और आते कहाँ से हैं? प्लांट से आते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं। तमाम दूसरे सब्सटेंस प्लांट के उसी ग्लूकोज से बनाए जाते हैं। यानी प्लांट ने अपनी बॉडी का जो भी हिस्सा बनाना है, उसने प्रोटीन बनानी है, उसने कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं, उसने लिपिड्स बनाने हैं, उसने न्यूक्लिक एसिड्स बनाने हैं, हर चीज वो सिंथेसाइज कर सकते हैं ग्लूकोज से। ठीक है, अब ये मिसाल के तौर पे बॉडी में, हमारी बॉडी में मिलते हैं प्रोटीन्स के साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, या लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि सेल के बाहर जो जाला पाया जाता है जिसमें सेल आपस में जुड़े हुए होते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं सैकराइड। सैकराइड का लफ्जी मतलब है शुगर, शक्कर। 3 ग्रुप्स हैं इनके, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स सबसे सिंपल शुगर्स होते हैं। सिंपल से मुराद ये है कि इनको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं, पानी के अंदर आसानी के साथ सॉल्युबल होते हैं क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है, आसानी के साथ हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इनको हम कहते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। जिनमें एल्डिहाइड पाया जाता है वो एल्डो शुगर्स कहलाती हैं, जिनमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है वो कीटो शुगर्स कहलाती हैं। मोनोसैकराइड्स का जनरल फार्मूला है CH2O, सारों के बाहर N। ठीक है, ये N 3 से लेकर 7 हो सकता है। ठीक है, पिछली वाली डेफिनेशन में 3 से लेकर कई हजार तक था, यहां पर मोनोसैकराइड्स में शर्त है कि 3 से लेकर 7 हो सकता है। तमाम कार्बन एटम्स के पास OH ग्रुप पाया जाएगा मां सिवाय एक के, वो एक कार्बन एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप बनाने में इन्वॉल्व होगा। इनके नाम के आखिर में डैश एंड में ओज का लाका लगाते हैं। मिसाल तो उससे हमें पता लगता है कि ये किसी शुगर का मॉलिक्यूल है। मिसाल के तौर पे ट्राईओजिस है 3 कार्बन वाली शुगर्स, टेट्रोजिस है 4 कार्बन वाली शुगर्स, पेंटोजिस है 5 कार्बन वाली शुगर और हेक्सोजिस है 6 कार्बन वाली शुगर्स। इसी तरह हेप्टोजिस है 7 कार्बन वाली शुगर्स। तो कितने कार्बन है उसकी बेस पे उनको नाम दिया जाता है, लेकिन उनके कॉमन नेम डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरह की कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकराइड दिखाई हुई है। ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनती हैं जब ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं बॉडी में। राइबोज एक शुगर है जो DNA बनाने में या RNA बनाने में इन्वॉल्व होती है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज हमें अक्सर फलों के अंदर मिलती हैं या ग्लूकोज हम हासिल करते हैं आटे वगैरह के साथ। अच्छा जी, अब ग्लूकोज जो है वो पानी के अंदर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में नहीं रहता, बल्कि जब वो डिसॉल्व फॉर्म में है, सेल के अंदर है, तो वो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 आपस में ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाते हैं और एक कार्बन बाहर निकला हुआ रह जाता है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफा पूछ लिया जाता है। राइबोज 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाती है, इसको राइबोफ्यूरानोज कहते हैं, और ग्लूकोज 6 कॉर्नर्ड रिंग बनाती है, इसको ग्लूकोपायरानोज कहते हैं। ग्लूकोज
तमाम तरह के फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। ग्रेप्स में, फिग्स में, डेट्स में जो भी मीठा जायका आपको फलों का मिलता है वो अमूमन ग्लूकोज की वजह से होता है। हमारे शुगर में भी कम से कम ग्लूकोज 0.08% होती है या 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। फिर ग्लूकोज चाहिए होती है डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बनाने के लिए, मिसाल के तौर पे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन बनाने में इन्वॉल्व होती है। ग्रीन प्लांट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। लाइट एनर्जी को वक्ती तौर पर ग्लूकोज के बॉन्ड्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और जब आप 10 ग्राम ग्लूकोज को जलाते हैं तो 717.6 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा जी, फिर ओलिगोसैकेराइड्स है। ओलिगोसैकेराइड्स टेस्ट में कम स्वीट होती हैं ग्लूकोज वगैरह की निस्बत और पानी में थोड़ा मुश्किल से डिसॉल्व होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा हो गया है। इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स हासिल होती हैं। डाइसैकेराइड ऐसी शुगर को कहते हैं जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हो, ट्राइसैकेराइड 3 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होगी एंड सो ऑन। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से। एग्जांपल्स हैं माल्टोज। माल्टोज वो शुगर है जो माल्ट एक्सट्रैक्ट में पाई जाती है, यानी कि जौ या गंदुम वगैरह को जब खमीर से तोड़ा जाता है तो वो माल्टोज बनाती हैं स्टार्च को तोड़कर। इसी तरह सुक्रोज है तो इसको केन शुगर कहते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनती है। फार्मूला जानते हैं आप। रिड्यूसिंग शुगर्स, ऐसी शुगर्स को हम कहते हैं जिनके अंदर एक फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप पाया जाए। तमाम मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं लेकिन सारी डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होती, क्योंकि जब 2 डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ती हैं तो अगर उनका एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप आपस में जुड़ गया है तो फिर वो रिड्यूसिंग नहीं रहती, यानी दूसरी चीजों को रिड्यूस नहीं कर सकती। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जब एक मॉलिक्यूल की तरफ से H और दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ से OH मिले और पानी रिलीज हो जाए और COC बॉन्ड बने, तो ये COC बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। पॉलीसैकेराइड्स बिल्कुल ही टेस्टलेस होती हैं, यूजुअली पानी के अंदर डिसॉल्व बिल्कुल नहीं होती या बड़ी मुश्किल से डिसॉल्व होंगी। नेचर के अंदर काफी अबंडेंट होती हैं, हर जगह हमें मिल जाती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, अमूमन लंबी लंबी चेन्स और ब्रांचेस बनती हैं। बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। एग्जांपल्स हैं स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एगर, डेक्स्ट्रिन, पेक्टिन। फ्रूट्स के अंदर स्टार्च पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है, ट्यूबर्स में पाया जाता है। जो भी प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं, जब फूड जरूरत से ज्यादा हो जाए तो प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल्स जो चीजें खाते हैं वो एक्चुअली उस स्टार्च की खातिर ही यूजुअली खा रहे होते हैं। स्टार्च बना हुआ है ग्लूकोज से, यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। अमाइलोज है, अनब्रांच्ड है, पानी के अंदर गर्म पानी के अंदर जरा मुश्किल से डिसॉल्व हो जाता है। अमाइलोपेक्टिन है, इसकी ब्रांच मजीद, इसकी लंबी चेन मजीद ब्रांचेस बनाई हुई होती हैं जिसकी वजह से ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। स्टार्च का आयोडीन टेस्ट करें तो डार्क ब्लू कलर मिलता है। उसके मुकाबले में ग्लाइकोजन है तो एनिमल्स की बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, हमारे तमाम सेल्स के अंदर होता है, लेकिन लिवर और मसल्स में एक्स्ट्रा पाया जाता है। इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, सेल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में रखा जाता है। हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज रिलीज करता है, यानी कि जब आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम होना शुरू हो जाए तो फिर वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाई जाती है। लिवर वो ग्लूकोज ब्लड में डाल देता है ताकि आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम ना हो। आयोडीन टेस्ट पे ग्लाइकोजन रेड कलर देती है। सेलुलोज नेचर में पाई जाने वाली सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। कॉटन प्योरेस्ट फॉर्म है सेलुलोज की, सेल वाल बनाती है प्लांट्स के और पानी के अंदर बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है, नहीं डिसॉल्व हो सकती। ग्लूकोज मिलता है हाइड्रोलिसिस करने पर। ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हर्बीवोर्स अमूमन डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन वो भी खुद नहीं करते, उन्होंने अपने पेट में बैक्टीरिया पाले हुए होते हैं। वो बैक्टीरिया ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं सेलुलेज, जिससे सेलुलोज टूटती है। आयोडीन के साथ सेलुलोज कोई कलर नहीं रहती। दूसरी पॉलीसैकेराइड्स में काइटिन है, एगर है, डेक्स्ट्रिन्स हैं और पेक्टिन है। काइटिन फंजाई और आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स वगैरह की आउटर कवरिंग्स में पाया जाता है। एगर एक तरह की जेली है जो मरीन एल्गी से मिलती है, उसको पानी में उबालने से हमें मिलती है, कई जगह पे खाई जाती है। लेबोरेटरी में हम बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। डेक्स्ट्रिन्स हैं तो फूड को गाढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फूड एडिटिव के तौर पे। पेक्टिन्स हैं तो जेलीज और जैम्स वगैरह बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी हमें पौधों और फलों से आते हैं, तो वो जो गाढ़ापन जेली या जैम का होता है वो पेक्टिन की वजह से होता है। लिपिड्स हैं तो ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, यानी कि मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स को आपस में इकट्ठा किया हुआ है जो किसी ना किसी तरह फैटी एसिड से रिलेटेड हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं।
पानी के अंदर इनसॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर अलबत्ता डिसॉल्व हो जाते हैं, मसलन ईथर, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन के अंदर। एग्जांपल्स हैं फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल। हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, सेलुलर मेम्ब्रेन्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सेल की आउटर कवरिंग्स बनाते हैं या सेल के अंदर भी खानों की कवरिंग्स बनाते हैं, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, ऑक्सीजन कम होता है, लेस ऑक्सीडाइज हैं, इस वजह से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। सर्दी में हमारी स्किन के नीचे जो फैट पाई जाती है वो हमें सर्दी से बचाती है। वाटर प्रूफिंग में हेल्प करते हैं, मिसाल के तौर पे वैक्सीज हैं एक्सोस्केलेटन के ऊपर, यानी कि इंसेक्ट से हमने कवर के ऊपर लगाई हुई होती हैं, या पत्ते या फलों के ऊपर वैक्स की लेयर होती है जिसको क्यूटिन कहते हैं या क्यूटिकल कहते हैं, तो उसकी वजह से भी वो पानी नहीं उड़ता आसानी के साथ। मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं, फैटी एसिड, एसाइल ग्लिसरोल्स, फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सेस, फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, टर्मेराइड्स, मुख्तलिफ तरह के हैं। तो एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी में, हम जब फैट्स खाते हैं तो वो भी इसी वजह से खा रहे होते हैं कि उनसे हमें एनर्जी मिलती है। हमारी सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन बनाते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, एब्रेसिव डैमेज से, रगड़ से बचाते हैं, पानी की लॉस से भी बचाते हैं। तो सबसे बेसिक इनकी टाइप है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड के अंदर एक लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 2 से लेकर 30 तक हो सकते हैं, और कार्बन नंबर 1 पे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। जितना लंबा मॉलिक्यूल होगा उतना वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे। मिसाल के तौर पे पार्मिटिक एसिड है तो कार्बन 16 है, इस वजह से वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है। उसके मुकाबले में ब्यूटायरिक एसिड है, कार्बन 4 है, बटर में पाया जाता है, तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है निस्बतन आसानी के साथ। मेल्टिंग पॉइंट ब्यूटायरिक पार्मिटिक एसिड का 63 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि ब्यूटायरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। पानी की निस्बत फैटी एसिड्स हल्के होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, यानी कि निस्बतन हल्के होंगे तो पानी और तेल को मिक्स करेंगे तो ये ऊपर तैरते रहेंगे। कुछ को मखसूस कंडीशंस में क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, क्रिस्टल्स बनाई जा सकती हैं। फैटी एसिड्स 2 तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं अगर उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं अगर उनमें डबल बॉन्ड मौजूद है। एनिमल्स के फैटी एसिड अमूमन स्ट्रेट चेन्स होती हैं, डबल बॉन्ड उनमें नहीं होता। प्लांट्स के अंदर अमूमन स्ट्रेट चेन्स नहीं होती बल्कि रिंग्स भी हो सकते हैं और डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें प्लांट से मिलते हैं, इनको हम ऑयल्स कहते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। उसके मुकाबले में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम चर्बी कहते हैं, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं और अमूमन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। एसाइल ग्लिसरोल्स, अब हम क्या करते हैं कि फैटी एसिड और ग्लिसरोल को जोड़ते हैं केमिकल रिएक्शन के जरिए से, उसी तरह कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, एक तरफ से H और दूसरी तरफ से OH रिलीज होता है और पानी रिलीज हो जाएगा और COC बॉन्ड बनेगा जिसको हम एस्टर लिंकेज कहते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स कॉमनली पाई जाती हैं, इनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं, पानी निकल जाता है H और OH के फॉर्म में। फिर फॉस्फोलिपिड्स हैं कि अगर ग्लिसरोल के साथ 2 फैटी एसिड और 1 फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ हो तो इसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस भी फिर फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे कोलिन, एथनॉल अमीन, सीरीन वगैरह ये जुड़े हुए होते हैं फॉस्फेटिक एसिड के साथ। बैक्टीरिया के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बड़ी कॉमनली पाई जाती हैं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पे फॉस्फेटिडाइल कोलिन है तो ये इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। वैक्सीज हैं तो ये बेसिकली मुख्तलिफ तरह के हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होती हैं, मिसाल के तौर पे इनमें लॉन्ग चेन अल्केन्स हो सकती हैं, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एस्टर्स और एस्टर्स हो सकते हैं फैटी एसिड्स के। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर जो चिकनाई की वो चमकदार सी लेयर आपको नजर आ रही होती है वो वैक्स की होती है। इसी तरह इंसेक्ट्स मुख्तलिफ तरह की वैक्स सिक्रीट करते हैं, मिसाल के तौर पे शहद की मक्खियां छत्ता बनाने के लिए वैक्स इस्तेमाल करती हैं। ये पानी को उड़ने से बचाता है, चीजों को खुश्क नहीं होने देता, और लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ग्रीसी होता है तो वो रगड़ से बचाता है। इसके मुकाबले में टर्पिनॉइड्स हैं तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइसोप्रेनॉइड के पॉलीमर्स हैं और मुख्तलिफ तरह से आपस में जुड़ के बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे रबड़ है, कैरोटिनॉइड,
जो आपको कैरेट से विटामिन ए मिलता है, स्टीरॉइड्स हैं और टर्पीन्स हैं। स्टीरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, टर्पीन्स मुख्तलिफ तरह के ऑयल्स हैं जो खुशबू के तौर पे, परफ्यूम्स के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ प्लांट से हासिल होते हैं या फलों से हासिल होते हैं। प्रोटीन्स हैं नेक्स्ट तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बहुत अबंडेंट है हमारी बॉडी में, वेट के लिहाज से आधा तकरीबन प्रोटीन्स ही कर रही होती हैं। ड्राई वेट का 50% प्रोटीन से बना हुआ है, तमाम तरह के सेल्स में पाए जाते हैं और सेल के तमाम पार्ट्स में पाए जाते हैं और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सेल के अंदर। इसी तरह एंजाइम्स हैं तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हीमोग्लोबिन जैसी प्रोटीन्स चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, कुछ लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ आयरन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट डिफेंस का काम करती हैं, मिसाल के तौर पे एंटीबॉडीज ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ब्लड को जाया होने से बचाने के लिए क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। इसी तरह बॉडी या बॉडी के पार्ट्स को मूव करने के लिए प्रोटीन्स हैं मसल्स के अंदर। इसी तरह क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए वो आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स को लेकर जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, तो मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं। बेसिकली बनी हुई हैं अमीनो एसिड से। हमारी बॉडी में 20 से 25 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुख्तलिफ तरह के हमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं। 170 मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मिल चुके हैं। एक प्रोटीन चंद अमीनो एसिड से लेकर कई हजार अमीनो एसिड पर मुश्तमिल हो सकती है, उनका पॉलीमर होता है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में एक कार्बन है जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके एक तरफ NH2 ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, और एक तरफ H ग्रुप होता है और एक तरफ R ग्रुप लगा हुआ है। 3 हिस्से कांस्टेंट हैं, R ग्रुप सिर्फ वेरिएबल है और R ग्रुप के हिसाब से फिर मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइसिन के अंदर R की जगह पर H लगा हुआ है, एलेनिन के अंदर CH3 लगा हुआ है, और इस तरह 20 मुख्तलिफ तरह के R ग्रुप्स हो सकते हैं जिसकी वजह से अमीनो एसिड मुख्तलिफ तरह की है। ये आपस में जुड़ते हैं, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से। एक तरफ से H और एक तरफ से OH आएगा। NH2 वाला ग्रुप H देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो OH देता है और उसकी वजह से पानी रिलीज होता है और CNC बॉन्ड बनता है, तो इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, और इस तरह बहुत सारे आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। 20 तरह के अमीनो एसिड है जो यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। प्रोटीन्स को आप क्लासिफाई करते हैं, गर्चे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर परफॉर्म करती हैं, लेकिन उनको हम क्लासिफाई करना जरा मुश्किल है, लेकिन हम 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स अमूमन लॉन्ग चेन्स बनाती हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती हैं और नॉन क्रिस्टलाइन है, यानी कि इनकी क्रिस्टल्स नहीं बनती। इलास्टिक होती हैं, लचकदार होती हैं नेचर में, और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, मसलन सिल्क वर्म की सिल्क है या स्पाइडर्स की सिल्क है, मसल्स की मायोसिन प्रोटीन है, इसी तरह फाइब्रिन प्रोटीन है जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, नेल हेयर वगैरह के अंदर केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, स्किन के अंदर भी। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं तो ये ओवरऑल गोल शेप में होती हैं, एक लंबी सी चेन फोल्ड होकर उसने एक बॉल बनाई हुई होती है। इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होती हैं, लेकिन वाटर के अंदर साल्ट्स कितने हैं, एसिड कितने हैं, बेस कितने हैं, उनकी वजह से ये डिस्टर्ब हो सकती है। इनकी सॉल्युबिलिटी आसानी के साथ क्रिस्टलाइज की जा सकती हैं, क्रिस्टल फॉर्म में आपने देखी हुई है ये वाली प्रोटीन्स। मिसाल के तौर पे जब आपने नाक साफ की थी रुमाल से और बाद में वो खुश्क हो गई, तो वो व्हाइट कलर के जो छोटे छोटे से क्रिस्टल्स थे वो एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन्स थी। आसानी के साथ डिस्टर्ब हो जाती हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। थोड़ा सा गर्म कर दें, थोड़ी सी पीएच चेंज कर दें तो उसकी वजह से इनको मसला हो जाता है। एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जांपल हैं। प्रोटीन, हर प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से मुख्तलिफ होती है और उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने अमीनो एसिड हैं और वो किस तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं, और फाइनल शेप कैसी बनी है उसकी। और फिर ये तरतीब जो है वो 4 लेवल्स पे आपको नजर आती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि कितने अमीनो एसिड्स हैं और किस तरतीब में जुड़े हुए हैं। फ्रेडरिक सैंगर ने डिस्कवर किया था, इसने इंसुलिन का स्ट्रक्चर मालूम किया और नोबेल प्राइज मिला। बाद में डीएनए के सीक्वेंस मालूम करने के लिए भी इसको नोबेल प्राइज मिला था।
फिर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर 4 टुकड़े होते हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, कितनी कितनी तादाद में जुड़े हुए हैं, ये उसका प्राइमरी सीक्वेंस कहलाता है। हमारी बॉडी में 10,000 मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो उन्हीं 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं, और इसको कंट्रोल करता है डीएनए। डीएनए बताता है कि कौन सी प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड जोड़ने हैं। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन के लिए। स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ भी हो सकती है या ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। मिसाल के तौर पे सिकल सेल एनीमिया के केस में 574 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड गलत हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की शेप चेंज हो जाती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती और डेथ हो जाती है सेल की। फिर प्रोटीन्स, वो लंबी सी जो अमीनो एसिड की आपने चेन बनाई है वो फोल्ड होगी, और वो फोल्डिंग दो तरह से हो सकती है। या तो वो अल्फा हेलिक्स बनाएगी, एक यूनिफॉर्म ज्योमेट्री वाला स्प्रिंग बनता है, या फिर वो बीटा प्लेटेड शीट बनाएगी, एक फ्लैट सरफेस बनाएगी। तो ये मतलब वो चेन, लंबी चेन दो तरह से फोल्ड हो सकती है, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर वो फोल्ड्स आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं और इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स हैं एक ही चेन की, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और ओवरऑल फॉर्म बनाती हैं ग्लोबुलर। गोल स्ट्रक्चर बन जाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर छुप जाते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं। इनको मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आर ग्रुप्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे, या आयोनिक बॉन्ड्स बना रहे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से, या डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहे होंगे सल्फर सल्फर आपस में जुड़ के, जिसकी वजह से इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। कई तरह की प्रोटीन्स जो साइज में अमूमन बड़ी हों, उनमें छोटे छोटे यूनिट्स आपस में जुड़कर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ चेन्स आपस में जुड़ती हैं और पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं। मसलन हीमोग्लोबिन का हमने पढ़ा कि 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स आपस में जुड़कर हीमोग्लोबिन बनाती हैं। तो अब ये भी आपस में जुड़ते हैं मुख्तलिफ तरह की इंटरेक्शंस की वजह से। मिसाल के तौर पे हाइड्रोफोबिक हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से या आयनिक बॉन्ड्स के जरिए से जुड़ सकते हैं। हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर 4 तरह की चेन्स हैं। तो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किए थे फ्रेडरिक मिशनर ने पस सेल्स के न्यूक्लियाई से। इनको आजकल हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उसने न्यूक्लियन का नाम दिया था। 2 तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए, और राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं आरएनए। डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम्स में, न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, या न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस में, या राइबोसोम्स के अंदर। न्यूक्लिक एसिड्स बने हुए हैं, पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स 2 तरह के हो सकते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं, एक 5 कार्बन शुगर है पेंटोज, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं, और फॉस्फोरिक एसिड होता है। पेंटोज शुगर 2 तरह की हो सकती हैं, राइबोज होती है आरएनए के केस में, और डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए के केस में। नाइट्रोजनस बेसिस 2 मेन टाइप्स की हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल रिंग वालियों को कहते हैं पिरिमिडीन्स, डबल रिंग वालियों को कहते हैं प्यूरिन्स। पिरिमिडीन्स में साइटोसिन और थायमीन है डीएनए के केस में, और साइटोसिन और यूरासिल हैं आरएनए के केस में। उसके मुकाबले में प्यूरिन्स हैं एडेनिन और गुआनिन, ये डबल रिंग वाली होती हैं। कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ी हुई हैं पेंटोज के। फिर कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड एस्टर बॉन्ड के जरिए से पेंटोज के साथ। पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस आपस में मिली हुई हो, फॉस्फेट ग्रुप ना हो तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। फिर न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड का आपस में रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, तीनों हिस्से जिसमें मौजूद हों। न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए बनाने में और आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है, लेकिन साथ ही साथ आपके सेल की एनर्जी करेंसी भी है। जहां पे भी सेल को रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो यही प्रोवाइड करता है। डीएनए आपका हेरिडिटरी मटेरियल है, आपकी तमाम प्रॉपर्टीज और तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी के साथ मिलकर बना हुआ है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए से आपस में जुड़ते हैं और खास तरतीब में जुड़ते हैं, तो फिर लंबी लंबी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाते हैं। जब 2 आपस में जुड़ेंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट को एंजाइम है, जिसको हम NAD लिखते हैं। एंजाइम्स की हेल्प करता है, जहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होने हैं तो वहां पे इन्वॉल्व होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले डिस्कवर किया था
वाटसन और क्रिक ने दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की बेस पे, चारगाफ्स रूल और एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए की बेस पे। चारगाफ्स रूल ये कहता है कि किसी भी सेल में प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की मिकदार हमेशा बराबर होती है, या एडेनिन की मिकदार हमेशा थायमीन के बराबर है, ग्वानिन की मिकदार हमेशा साइटोसिन के बराबर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर ले लें तो इससे अंदाजा ये होता है कि एडेनिन शायद थायमीन से जुड़ी हुई है और ग्वानिन शायद साइटोसिन के साथ जुड़ती है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था रोजलिन फ्रैंकलिन का। उसने डीएनए के प्योर क्रिस्टल्स बनाए, उनके ऊपर एक्सरेज डाली और एक्सरे से डीएनए की क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर मालूम किया और इससे यह पता लगा कि डीएनए एक्चुअली डबल हीलिक्स है, यानी कि दो कॉइल्स आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं। उसकी बुनियाद पे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने स्केल मॉडल ऑफ डीएनए बनाया, यानी कि एटम्स की दुरुस्त तरतीब और उनके दरमियान बॉन्ड्स को दिखाने के लिए मॉडल बनाया और उसकी बुनियाद पर उनको नोबेल प्राइज मिला। ये एक्चुअली सीक्रेट ऑफ लाइफ है, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है वो बताता है कि लाइफ कैसे पॉसिबल होती है, लाइफ के तमाम काम कैसे पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे उस मॉलिक्यूल के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करके अगली जनरेशन में कैसे भेजा जाता है, उस इंफॉर्मेशन से मैसेंजर आरएनए कैसे बनाया जाता है, उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनाई जाती है, ये सारा कुछ उस डीएनए के अंदर लिखा हुआ है, उसके सीक्वेंस में लिखा होता है और ये सारी डिस्कवरी उन्होंने एक पेज में लिखकर वहां पर दिखाई। तो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये डबल हीलिक्स है, दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। ये स्ट्रैंड्स शुगर और फॉस्फेट के बने हुए हैं जिसको हम उसकी बैकबोन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एंटी पैरेलल हैं, यानी कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से जुड़े रहते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्चुअली बेसिस के दरमियान पेयरिंग के दौरान बनते हैं। एडेनिन पेयर करती है थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू और ग्वानिन पेयर करती है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। एक कंप्लीट टर्न जो डीएनए का बनता है उसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम उनकी लंबाई है और 2 पेयर्स के दरमियान 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। टोटल डीएनए की मोटाई 2 एंगस्ट्रॉम होती है। एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन के साथ जुड़ी हुई होती है तो हमेशा फासला दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान 3 रिंग्स जितना रहता है। फॉस्फेट के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है तो इस वजह से दोनों स्ट्रैंड्स बाहर से नेगेटिवली चार्ज नजर आते हैं। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि एक स्ट्रैंड का आपको सीक्वेंस पता हो कि यहाँ पर एडेनिन लगा हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि दूसरी तरफ थायमीन होगा, एक तरफ ग्वानिन लगा है तो दूसरी तरफ साइटोसिन होगा। इसको हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पर आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के राइबोज के कार्बन नंबर 3 का बॉन्ड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के कार्बन नंबर 5 के साथ जो बॉन्ड है वो दिखाया हुआ है, इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं कि 5 to 3 एक स्ट्रैंड का ऊपर से नीचे है तो दूसरे स्ट्रैंड का 5 to 3 डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगी। किसी भी स्पीशीज के अंदर डीएनए की मिकदार फिक्स्ड होती है, उस स्पीशीज के तमाम ऑर्गेनिजम्स और उसके सेल्स के अंदर डीएनए की क्वांटिटी मालूम करें तो एक जितनी निकलेगी हमेशा। डिपेंड करता है कि उस स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, मां सिवाय जर्म सेल्स के जिनके अंदर हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होता है सोमैटिक सेल्स की निस्बत। इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन आपकी बॉडी कैसे करेगी उसके हवाले से, और प्रोटीन सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। ई कोलाई का क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम उसके अंदर होता है और उसके अंदर 5 मिलियन बेसिस हैं जो खास तरतीब में जुड़ती हैं और जीन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। छोटे छोटे हिस्से एक एक प्रोटीन बनाते हैं और वो 4000 मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स बना सकता है। इसी तरह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है तो उसके कंप्लीट जीनोम का सीक्वेंस हमने मालूम किया था 1995 में, उसके बाद ई कोलाई का मालूम किया, उसके बाद ह्यूमंस का मालूम किया 2001 में। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, अमूमन डबल स्ट्रैंडेड नहीं होते, लेकिन आपस में ही वो मॉलिक्यूल फोल्ड हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से, और नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती हैं, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, एडेनिन यूरासिल के साथ, और डीएनए से बनता है जिस प्रोसेस के थ्रू उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। 3 तरह के आरएनए हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस में बनते हैं और फिर साइटोप्लाज्म में भेजे जाते हैं जाके वो काम कर सकें, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। 3 तरह के जो आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, वेरिएबल इन लेंथ होता है, 1000
अगर अमीनो एसिड वाली प्रोटीन बनानी है तो 3000 कम से कम लेंथ होगी न्यूक्लियोटाइड्स की मैसेंजर आरएनए की। 3 से 4% सेल में पाया जाता है। ट्रांसफर आरएनए का काम है साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस की जगह पर लेकर आना। 20 तरह के टीआरएनए होते हैं जो 20 तरह के अमीनो एसिड्स को उठाकर लाते हैं। साइज इनका छोटा सा होता है, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है और सेल के अंदर टोटल आरएनए का तकरीबन 20% होता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स का पार्ट बनाता है। तकरीबन 50% आरएनए और 50% प्रोटीन मिलकर एक राइबोसोम बनाती हैं और इनका काम पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना है। मैसेंजर आरएनए को पढ़ के ट्रांसफर आरएनए के जरिए अमीनो एसिड मिलाकर बुलाकर उन अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ना इनकी जिम्मेदारी है। टोटल सेल का 80% ये होता है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो दो तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में मिलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलती हैं तो लिपोप्रोटीन्स बनाती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स मिलते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बनाते हैं।